नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स के सेट 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज भी हम एज यूजुअल जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज न्यूज में रहे हैं पिछले 1 से 1.5 साल में, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और आपने अगर अब तक चैनल पाथ फाइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से जाइए जाके सब्सक्राइब कीजिए इस प्रकार के वीडियोस के लिए। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप अपना अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि अगर आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10 तो इससे आपको मेरी गाइडेंस मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है एंड एक्सपेंस अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA, ज्योग्राफी, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला स्पीशीज इन न्यूज है, ये बड़ी सुंदर सी बर्ड है, रोज फिंच। रोज कलर का आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर सा है। तो ये बर्ड स्पीशीज है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक्सप्लोर हुआ है। नहीं नहीं नहीं, पहली बार नहीं देखने मिला है। चाइना में, भूटान में आमतौर पे देखने मिलता है, लेकिन इंडिया में देखने नहीं मिलता था। अब अरुणाचल प्रदेश में भी देखने मिला है। तो न्यू बर्ड स्पीशीज है, इसलिए न्यूज में था। IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, फैमिली क्या है, फ्रिंगिलिडे। याद रहेगा? नहीं रहेगा तो क्यों दिमाग पे जोर डालना। क्या याद रखेंगे? लीस्ट कंसर्न है और कहाँ यूजुअली मिलता है? चाइना में, भूटान में मिलता है और अब अरुणाचल प्रदेश में भी इसको देखा गया। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लैक फुटेड फेरेट। ये जानवर है, काफी ज्यादा न्यूज में है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है दोस्तों, साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली एक 30 साल पुराना ब्लैक फुटेड फेरेट को उसके जो 30 साल पुराने फ्रोजन सेल्स थे उससे एक क्लोन बनाया है और इस क्लोन का नाम है एलिजाबेथ एन। ये फीमेल फेरेट है जिसको क्लोन करके बनाया गया है। तो इस प्रकार से अमेरिका के साइंटिस्ट ने पहली बार एक इंडेंजर्ड स्पीशीज को, जो कि वहां का ही नेटिव है, उसको क्लोन किया है। तो इसका IUCN स्टेटस क्या है दोस्तों? ब्लैक फुटेड फेरेट का इंडेंजर्ड होता है, ये आपको याद रखना है। एंड एलिजाबेथ एन है। कौन है ये? तो ये फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल ब्लैक फुटेड फेरेट है। नेक्स्ट जानवर दोस्तों, ऑलिव रिडली टर्टल। बड़ा ही मैजेस्टिक जानवर है, आप सब जानते हैं। तो न्यूज में है क्यों? क्योंकि ओडिशा हाईकोर्ट ने 800 ऑलिव रिडली सी टर्टल्स को देखा कि भाई उनके नेग्लिजेंस से डेथ हुई है, तो काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। और ऐसे भी ऑलिव रिडली सी टर्टल्स आप देखें तो न्यूज में बने रहते हैं अलग अलग कारण से। तो ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल दी सी टर्टल्स हैं, कार्निवोर्स होते हैं। याद रखिएगा, दे आर नॉट हर्बीवोर्स। ये जेली फिश वगैरह कार्निवोर्स हैं, फिश, जेली फिश, श्रिम्प, क्रैब कुछ भी खा लेते हैं। याद रखिएगा, दिट इज कार्निवोर। इसके सिवा ये वार्म वाटर में मिलते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलते हैं। तो अक्रॉस दी ओशन वार्म वाटर होना चाहिए, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, हर जगह मिलते हैं। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट साइट क्या है? ओडिशा का गहिर माता मरीन सेंचुरी। वहां पे ऋषिकुलिया रूकरी है, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकरी है। तो ये आपको याद रखना है। इसके सिवा इंडिया में और कोई अगर आप देखें तो क्या रूकरी देखने मिला है? बिल्कुल मिला है। दूसरा रूकरी अंडमान निकोबार में देखने मिला है। तो एक अरी बाडा इनकी फिनोमिना है, दैट इज कॉल्ड एज मास नेस्टिंग। तो होता यूं है दोस्तों, ऑलिव रिडली सी टर्टल्स अगर आप देखें तो जहां पे फीमेल जन्म लेती हैं वो साल दर साल अंडे देने उसी साइट में वापस आती हैं और एक साथ बहुत सारे ऑलिव रिडली सी टर्टल देखने मिलती हैं। इसी को कहते हैं यूनिक मास नेस्टिंग, इसी को कहते हैं अरी बाडा। तो थाउजेंड्स ऑफ फीमेल एक साथ आती हैं। तो ये आपको जानना है। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, IUCN के अनुसार वल्नरेबल है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है। थ्रेट्स क्या फेस कर रहा है बेचारा? सेम एज यूजुअल, मीट के लिए मारा जाता है, शेल के लिए, लेदर के लिए, इनके अंडों के लिए। इसके सिवा फिशरमैन अक्सर इसको एक्सीडेंटली भी बहुत बार मार देते हैं, उनके फिशिंग नेट में फंस जाता है, अनकंट्रोल्ड फिशिंग हो जाती है। वैसे ही कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कुछ किया जा रहा होगा, इतने मेजेस्टिक क्रीचर हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड सालों से चलाती आ रही है ऑपरेशन ओलिविया। इसमें क्या किया जाता है? कोस्ट गार्ड्स के द्वारा कोस्टल पेट्रोलिंग की जाती है इनके ब्रीडिंग सीजन में। इसके सिवा है कुरमा ऐप, एक बड़ा फेमस है, याद रखिएगा। इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ने टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, इन तीनों ने मिलकर डेवलप किया है। क्या है ये कुरमा ऐप? फोन में डाउनलोड कीजिए, देख लीजिए। एक डेटाबेस मिलता है जिसमें हर प्रकार के टर्टल को जो इंडिया में पाए जाते हैं उनका लोकल नाम क्या है, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे ये मिलते हैं, क्या नाम है इनका, क्या थ्रेट है, और नजदीकी सेंटर कौन सा है जहां पे अगर आपको रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मिले तो आप उसको वहां पे हवाले कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो दिस इज कुरमा ऐप। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर आप देखें तो अगला स्पीशीज जो हमें देखना है, इट इज टर्टल्स की ही बात आगे बढ़ाते हैं। रेड रेड ईयर्ड स्लाइडर। रेड ईयर्ड स्लाइडर, ये देख रहे हैं यहाँ पे लाल रंग
ये देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, लाल रंग कान के पास में, तो इसलिए इसका नाम है रेड ईयर्ड स्लाइडर। न्यूज में है दोस्तों, ये इनवेजिव स्पीशीज है, जापान में भी न्यूज में है, इंडिया में भी न्यूज में है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज बन गया है। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अगर देखें तो वहाँ की वाटर बॉडी में काफी ज्यादा देखने मिल रहा है, और जो लोकल टर्टल है उनको डिस्प्लेस करता जा रहा है। तो बहुत सुंदर, लेकिन इन्वेजिव हो गया है, एंड इंडिया में भी और ग्लोबली भी। तो दोस्तों ये सेमी एक्वेटिक टर्टल है, एंड ये साउथ सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्दर्न मेक्सिको का नेटिव है। तो अक्सर इसको दोस्तों पेट लवर्स अपने पास घर पे रखते हैं, एंड इसको अपने टैंक में, एक्वेरियम में, पूल में, घर में रखते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे ये बहुत बड़ा हो जाता है, और फिर पेट ओनर क्या करते हैं, पेट ओनर है, पेट लवर नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, लाते हैं नेचुरल वाटर बॉडी में जाके रिलीज कर देते हैं, और इसको अपने आप पे छोड़ देते हैं। अब फिर क्या करता है ये रेड ईयर्ड स्लाइडर, रेड ईयर्ड स्लाइडर दोस्तों तेजी से ग्रो कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, और इंडिया ही नहीं, जापान में भी और विदेश में भी हमें देखने मिल रहा है। तो इनकी एक खासियत है, इस प्रकार से पानी से बाहर निकल के सन बाथ रेगुलरली करते रहते हैं। कारण जानते हैं क्यों दोस्तों, ये रेगुलरली सन बाथ करते हैं क्योंकि ये पॉइकिलोथर्म है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर पाते, तो अगर शरीर ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो गर्म करने के लिए सरफेस पे आ जाएंगे, पानी जमीन पे आ जाएंगे और धूप सोखेंगे, सो दैट वापस शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इनको रेगुलर सनबाथ करना पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं, पॉइकिलोथर्म्स। नेक्स्ट है दोस्तों हिमालयन सीरो, आप तस्वीर में देख रहे हैं, न्यूज में था। न्यूज में आने के पीछे दो कारण है, एक तो दोस्तों इनको स्पॉट किया गया है, आप देखें तो असम में पहली बार मानस में, और दूसरा कारण है न्यूज में आने का कि इनको आप देखें तो लाहौल स्पीति में भी, ट्रांस हिमालय वाले रीजन में भी स्पॉट किया गया। ट्रांस हिमालयाज में नहीं पाए जाते हैं लेकिन स्पॉट किया गया, तो इस दो वजह से ही न्यूज में चल रहे हैं। हिमालयन सीरो अगर आप देखें तो ये हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन लाहौल स्पीति में पाए गए। इनकी जो एवरेज एल्टीट्यूड जहाँ पे मिलते हैं 2000 से 4000 मीटर है, एंड ये ईस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, वेस्टर्न हिमालयाज में मिलते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालयन रीजन में नहीं मिलते। लेकिन इनको लाहौल स्पीति में ढूंढा गया, और ये हेडलाइंस में बहुत ज्यादा अलग अलग जगह न्यूज़पेपर में देखा जा रहा था। तो कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका, वल्नरेबल है, आपको ये याद रखना है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। थ्रेड्स वही कहानी पुरानी, हैबिटेट का लॉस हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, नेचुरल रेंज जहाँ पे है वो भी डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड की बात करें तो WWF ने एक रिलीज किया है अपना रिपोर्ट ऑन स्नो लेपर्ड, तो लगे हाथ बात कर लेते हैं स्नो लेपर्ड में भी। तो इनका हैबिटेट क्या है दोस्तों, कोल्ड हाई माउंटेन है, ये 12 देशों में पाए जाते हैं। अब ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये इनका स्नो लेपर्ड रेंज है, करेंट रेंज है, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं। तो अगर कंट्रीज की बात करें तो 12 देशों में पाया जाता है स्नो लेपर्ड, चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारे देश में आपको देखने मिलेगा। तो लगभग सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया में हिमालयन रीजन जहां जहां तक है वहां तक आपको देखने मिलेगा। तो काफी बड़े इलाके में स्नो लेपर्ड पाया जाता है, लेकिन दिक्कत क्या है, इनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। तो इंडिया में अगर हम देखें तो वही हिमालयन बेल्ट में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल में स्नो लेपर्ड देखने मिलते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका दोस्तों, IUCN में ये वल्नरेबल होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 IUCN में वल्नरेबल है, तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। इसके सिवा कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स भी याद कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। स्टेट एनिमल किसका है, हिमाचल प्रदेश का है। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, 2009 से ही चला रहे हैं, जिसमें क्या किया जा रहा है, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, लोगों के द्वारा पॉपुलेशन के मदद से स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वैसे ही ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम है GSLEP, इसकी बात करें तो दोस्तों 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज, जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये जो 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज हैं, ये सब मिल के आप अगर देखें तो बिश्केक डिक्लेरेशन को अचीव करने का काम करने का प्रयास करते हैं अंडर GSLEP। बिश्केक डिक्लेरेशन क्या है, बिश्केक डिक्लेरेशन स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए ही डिक्लेरेशन है, ये आपको याद रखना है। जिसमें आप देखें तो कई एजेंसीज, GSLEP के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, कई एजेंसीज, कई NGOs, ये सारे 12 देश है ना, ये सब एक साथ आते हैं और कोशिश करते हैं स्नो लेपर्ड को कंजर्व करें। भारत सरकार की बात करें तो हिमल संरक्षक कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया है। अगला जानवर देखते हैं, व्हेल शार्क। व्हेल शार्क मछली है दोस्तों, याद रखिएगा, इट इज नॉट अ मैमल, इट इज अ फिश।
तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में इसको इलीगली कैच किया गया था और ऐसे एलिगेशन थे कि इसको जो पास के दुकान में बेचा गया फॉर फिश फीड, काट काट के मछली को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो वेल शार्क बड़ा ही मैजेस्टिक क्रीचर है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये लार्जेस्ट शार्क है, लार्जेस्ट ऑफ एनी फिश अलाइव यही है। तो ये लंबी लंबी, क्योंकि इसका वजन और शरीर इतना बड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो 10 मीटर तक की लंबाई हो जाती है, 130 साल तक जीता है, 20 टन का वजन होता है। तो क्या करेगा बेचारा, पेट पालने के लिए लंबी लंबी दूरी ट्रैवल करता है, वही करता है ये भी। तो अगर आप देखें तो ये अपने ह्यूज साइज के वजह से दूर दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल करता है फूड के तलाश में और मेट की तलाश में, साथी की तलाश में, सो दैट ये रिप्रोड्यूस कर सके। दोस्तों ये फिल्टर फीडर है, ये फिल्टर फीडर है, मतलब क्या करता है, पानी में जाता है, बस मुंह खोलता है जैसा आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, और पानी में जो कुछ भी है न्यूट्रिशन जो भी मिलेगा उससे खींच लेगा, उसमें फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ये मछलियां मिल गई, जो मिलेगा जो पानी में आ गया उसको खा लेगा और पानी फेंक देगा। तो इस प्रकार से पानी को फिल्टर कर करके न्यूट्रिशन ले लेता है। तो इट इज अ फिल्टर फीडर शार्क। इसके सिवा आप देखें तो ये सारे ट्रॉपिकल ओशंस ऑफ द वर्ल्ड में पाया जाता है। वेल शार्क अगर आप देखें तो इंडिया के कोस्ट में भी मिलता है। प्रोटेक्शन स्टेटस IUCN में इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। थ्रेड्स क्या है, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग इंडस्ट्री, शिपिंग लेन्स एंड जितना भर के भी प्रॉब्लम हो रहा है उन सभी से वेल शार्क को दिक्कत हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है। नेक्स्ट है दोस्तों डैन्यूब स्टर्जन। तो ये रहा, आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये तो अलग ही बहुत ही सुंदर मछली है। तो इसकी कहानी बताता हूं आपको। तो WWF ने रिपोर्ट में कहा है कि ये डैन्यूब स्टर्जन का इलीगल सेल हो रहा है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज है। और अगर आप देखें तो लोअर डैन्यूब रीजन में इसका बहुत ज्यादा इलीगल सेल हो रहा है। अब लोअर डैन्यूब बोलूंगा और लोअर डैन्यूब नहीं दिखाऊंगा तो बात नहीं बनेगी। तो बेसिकली बुल्गारिया, रोमानिया एंड सर्बिया एंड यूक्रेन वाले इलाके की बात हो रही है। तो ये डैन्यूब नदी है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से बहती है एंड ये वाला इलाका जो हो गया दोस्तों, दिस इज दी लोअर डैन्यूब रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से देश से डैन्यूब नदी गुजर रही है। ये देखिए जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो स्लोवाकिया के पास से निकलती है, फिर आप देखेंगे तो ऐसे चलते हुए हंगरी, सर्बिया एंड फाइनली बुल्गारिया, यूक्रेन वाले इलाके से चलती हुई आपको देखने मिलेगी, तो बॉर्डर ऑफ यूक्रेन तक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दिस इज डैन्यूब रिवर, डैन्यूब रिवर। बाकी प्रॉपरली कौन से रिवर, क्या इसका वाटरशेड है, आपसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पूछे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लगभग कौन सा रीजन है आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहीं पे डैन्यूब स्टर्जन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो स्टर्जन्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये डायनासोर के टाइम से पृथ्वी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी लगभग आप देखें मतलब डायनासोर से पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। लगभग पिछले 200 मिलियन साल से पृथ्वी में डैन्यूब स्टर्जन एग्जिस्ट करते आए हैं। 8 मीटर की लंबाई तक अटेन कर लेते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, 100 साल तक इनकी आयु होती है। इनको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है क्योंकि ये तो लिविंग बीइंग है, इसके बावजूद इनका फॉसिल साइड बाय साइड एग्जिस्ट भी करता है। इनके जो साथ में जो एग्जिस्ट करने वाले स्पीशीज हुआ करते थे वो सब खत्म होकर अब बस फॉसिल में देखने मिलते हैं, लेकिन ये आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो ये क्योंकि 100 साल की आयु होती है तो लेट मैच्योरिटी अटेन करते हैं, रिप्रोडक्टिव विंडो इनका बहुत लेट में आता है, तो इसलिए लॉन्ग इंटरवल्स तक अगर एक बार इनकी पॉपुलेशन कम कर दो तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है इनको रिकवर करने में। तो यही बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हैबिटेट कहाँ मिलता है डैन्यूब स्टर्जन दोस्तों, जैसे हिल्सा मछली के बारे में मैंने आपको बताया था एनाड्रोमस, वैसे ही ये भी एनाड्रोमस है। ये फ्रेश वाटर में बस आती है, इनहैबिट तभी करती है जब ब्रीडिंग का टाइम होता है। अदरवाइज आप देखें तो मच ऑफ देयर लाइफ मरीन एंड ब्रैकिश एनवायरनमेंट में स्पेंड करते हैं और बस स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं, जैसे हिल्सा में मैंने आपको बताया था। डैन्यूब स्टर्जन्स अगर आप देखें तो ब्लैक सी में रहते हैं और डैन्यूब में जाते हैं स्पॉनिंग के लिए। थ्रेट्स क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पोचिंग, है ना। इसके सिवा डैम बन रहा है नदियों में। प्रोटेक्शन स्टेटस IUCN में अगर आप देखें तो डैन्यूब स्टर्जन की प्रजाति में 6 स्पीशीज आते हैं, उसमें से 5 अगर आप देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स में अगर आप देखें तो अपेंडिक्स 2 में आता है। कहाँ पाया जाता है, ब्लैक सी वाले रीजन में पाया जाता है। ब्लैक सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है। तो कौन कौन से देश हैं ब्लैक सी से जिनकी बॉर्डर लगती है आपको याद होना चाहिए, तो रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया
एंड टर्की, है ना। तो ये आपको क्या करना है, बर्गर टी, याद है बर्गर टी आपको फॉर्मूला मैंने स्पेशल क्लास में दिया था, ब्लैक सी का बर्गर टी। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है ना। बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया और टी से टर्की। तो बर्गर टी ब्लैक सी वाले देश हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको मैप याद रखना है। आप अगर मेडिटेरेनियन से आएंगे तो सबसे पहले क्या आएंगे, ग्रीस के किनारे एजियन सी, एजियन सी से फिर आपको अगर ब्लैक सी जाना है तो सी ऑफ मार्मरा आएगा बीच में, एजियन सी से सी ऑफ मार्मरा जाना है तो ये रहा यहाँ पे एक स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट आपको पार करना है। इसको जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये एजियन सी, यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है, ये डार्डनल स्ट्रेट, ये देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज डार्डनल स्ट्रेट। फिर आगे बढ़ोगे सी ऑफ मार्मरा आएगा, सी ऑफ मार्मरा इस्तांबुल में इसको बांटता है दो टुकड़ों में, दो पार्ट में। ये कौन सा स्ट्रेट है, याद रखिएगा, बॉस्फोरस स्ट्रेट। फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट से आप आगे बढ़ोगे, ब्लैक सी में घुसोगे, फिर आगे जाओगे तो ये रहा क्रिमियन पेनिनसुला, और ये सी ऑफ एजोव में जाओगे तो कौन से स्ट्रेट से गुजर के जाओगे, कर्च स्ट्रेट से, कर्च स्ट्रेट से। आपको क्या करना है, ये सब लोकेशन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बाकी डार्डनल स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, इनको रेगुलेट कौन करता है, मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन रिगार्डिंग द रिजीम ऑफ स्ट्रेट्स, जो कहता है कि डार्डनल स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट को रेगुलेट टर्की करेगा ड्यूरिंग वॉर टाइम, और किस शिप को अलाउ करना है किसको नहीं करना है, ये टर्की का प्रेरोगेटिव है ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो दिस इज मॉन्ट्रैक्स कन्वेंशन। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन अगर आप देखें तो अरुणाचल के मोनपा बेल्ट वाले इलाके में काफी ज्यादा इसको रिवर किया जाता है, पूजा किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये दलाई लामा का री इनकारनेशन, 6 दलाई लामा का री इनकारनेशन कहा जाता है, उनका इम्बॉडीमेंट कहा जाता है, एंड इसीलिए ब्लैक नेक्ड क्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, हैबिटेट को भी बचाते हैं। तो अगर हम ब्लैक नेक्ड क्रेन की बात करें दोस्तों, तो ये तिब्बत से, चाइना के जिनयांग प्रोविंस से हर साल अरुणाचल प्रदेश माइग्रेट करके आते हैं तवांग वाले इलाके में। तो ये हाई एल्टीट्यूड में जो वेटलैंड्स हैं, सिचुआन में, तिब्बतन प्लेटू में, लद्दाख में, उन सब में मेन ब्रीडिंग करने के लिए आते हैं हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम में। तो ब्रीडिंग करने आते हैं एंड विंटर्स में आते हैं, क्योंकि जिनके जो लोकेशन है विंटर्स वहां पे बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, तो ये इन इलाकों में आता है, लोअर एल्टीट्यूड में विंटर स्पेंड करने आता है। तो भूटान में, अरुणाचल प्रदेश में विंटर्स में देखने मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो सांगती वैली इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट देखने मिलता है, वैसे ही आप देखें तो तवांग डिस्ट्रिक्ट में भी देखने मिलता है। अब आपके लिए बता देता हूं मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश का मैप ये रहा, तो इसमें आप देख सकते हैं दिस इज वेस्ट कामेंग, दिस इज तवांग, भूटान से लगा हुआ दोनों का दोनों डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल का, तवांग एंड वेस्ट कामेंग। ये क्या करना है, आपको याद रखना है कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इलाके हैं, सियांग मालूम होना चाहिए, दिबांग मालूम होना चाहिए, लोहित डिस्ट्रिक्ट कहाँ है मालूम होना चाहिए। वैसे ही आपको सुबनसिरी, अपर सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी है, तो वो सब आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो इसी में अगर हम देखें तो ब्लैक नेक्ड क्रेन की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में क्या है, नियर थ्रेटेंड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, और सिग्निफिकेंस क्या है, बर्ड की पूजा की जाती है मोनपास के द्वारा, जो कि क्या है, आप अगर देखें तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश के। क्यों, क्योंकि ये कहते हैं ये 6th दलाई लामा सांग्यांग ग्यात्सो, उनके री इनकारनेशन की तरह इनको माना जाता है, इसको माना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। तो री इनकारनेशन ऑफ 6th दलाई लामा माना जाता है, इसलिए पूजा करते हैं। डैमेज थ्रेट क्या हो रहा है, अंडों को, चिक को जब ये ब्रीडिंग के लिए आते हैं तो कुत्ते खा जाते हैं, वो समस्या हो रही है। ह्यूमन प्रेशर है, वेटलैंड को हम बर्बाद कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं इसी इलाके में, उस वजह से भी बहुत ज्यादा लोगों में प्रोटेस्ट था, तो डैम बन रहा है, वेटलैंड्स खराब हो रहे हैं, ये सारी समस्या आपको ब्लैक नेक्ड क्रेन के साथ देखने मिलेगी। क्रेन की ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला जानवर देखते हैं, कॉमन क्रेन। कॉमन क्रेन देखे दोस्तों तो आयरलैंड में 300 साल तक क्रेन गायब हो चुके थे, तो अब फाइनली आप देखें तो आयरलैंड में कॉमन क्रेन को वापस हम देख पा रहे हैं, रीअपियर किए हैं। कारण क्या है, कारण है आयरलैंड के इलाके में जो बॉग्स हैं उनको एक्सटेंसिवली हमने डैमेज कर दिया है, जिस वजह से ये डिसअपियर हो गए। तो बॉग क्या होता है दोस्तों, तो ये अगर आप देखें तो सॉफ्ट स्पॉन्जी वेटलैंड है, जिसमें कि नदी का पानी, जिसमें बरसात का पानी वगैरह, स्नो मेल्टिंग का, स्नो मेल्ट का वाटर, वो सब एक्यूमुलेट होता है। तो इस प्रकार का आप देखें, जैसा हो सकता है आपके घर के आसपास कोई ग्राउंड हो, तो उसमें आप अगर देखें तो बरसात के बाद कई बार पानी कुछ इलाकों में लो लाइंग रीजन में जमा रहता है, तो कोई वैसा ही इलाका लेकिन जहां पे साल भर वैसा ही पानी जमा रहे, तो दैट इज अ बॉग। तो बॉग की बात करें दोस्तों, ये कार्बन सिंक है बहुत बड़ा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो यहाँ पे आप देखें तो पीट के रूप में रहता है,
तो कार्बन सिंक है बहुत बड़ा, 200 मिलियन टन कार्बन बस साइबेरिया और स्कैंडिनेविया के ऐसे ही बॉग्स में लिमिट है, वहां पे कैद है। तो अब बॉग्स को समस्या क्या होती है ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत यूनिक इकोसिस्टम है, इस प्रकार के पंछी वगैरह उसका ये हैबिटेट होता है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है दोस्तों, तो वो अपनी लालच में इन बॉग में से पीट को निकालने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो जलाने के काम आता है, फ्यूल का काम आता है। तो क्या करते हैं, बॉग का पानी बहा देते हैं और फिर पीट को निकालते हैं और उसको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए फ्यूल की तरह यूज करते हैं। तो इससे ही पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, तो रिस्टोर करना चाहिए, जो बॉग है उनमें वापस से पानी डालो और री करो वो बॉग में रहने वाले प्लांट्स का, तब जाके इकोसिस्टम वापस वापस से हम बेहतर बना सकते हैं। तो आपके लिए बॉग की तस्वीर है, बॉग की तस्वीर है। बॉग जैसा ही होता है दोस्तों और एक, इसको कहते हैं फेन, यूएस वगैरह में इसको कहते हैं फेन। तो बॉग और फेन में एक अंतर होता है। बॉग जो होता है ना दोस्तों, इसमें जो पानी मिलता है, ये जो पानी है आप ये बॉग देख रहे हैं, ये रेन वाटर पर निर्भर करता है। फेन जो होता है दोस्तों, ये भी ऐसा ही होता है देखने में, लेकिन ये बारिश पर नहीं, ये ग्राउंड वाटर पर निर्भर करता है। तो ये फंडामेंटल अंतर है फेन में और बॉग में। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट जानवर देखते हैं दोस्तों, ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो। तो ये क्या है दोस्तों, इसकी पॉपुलेशन अगर आप देखें न्यूज में है, पिछले 4 सालों में 200 से बढ़ी है। तो दोस्तों 1905 में IUCN के मुताबिक काजीरंगा में बस 12 राइनो बच गए थे, लेकिन किसी ने कॉन्जर्वेशन करवाया। किसने करवाया आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये वही आदमी है जिसको ऐसे हम बंगाल पार्टीशन के लिए बहुत गाली देते हैं। तो बंगाल पार्टीशन के लिए अब तो आपको क्या कुछ सस्पेंस रहा ही नहीं, बता ही देता हूँ ये कहानी भी। तो करजन बंगाल पार्टीशन का विलन जिसको कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया कहते हैं। तो करजन की जो वाइफ थी, शी वॉज अमेरिकन। तो वो काजीरंगा गई और बड़ा सुना था इंडिया का ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, उसको देखना था, लेकिन उसको एक भी राइनो नहीं देखने मिला। तो उसने अपने पति से जिद की कि आप कुछ कीजिए, राइनो को बचाइए वरना यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। तो उसके बाद राइनो के कंजर्वेशन के लिए काजीरंगा में काफी ज्यादा प्रयास किए गए और तब से फिर आजादी के बाद से भारत सरकार ने, असम सरकार ने काफी ज्यादा काम किया है और उसके बाद से आप देखें तो काफी ज्यादा सुधार हमें देखने मिल रहा है। तो अगर हम ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की बात करें तो 3 प्रकार के स्पीशीज ऑफ राइनो इन एशिया देखने मिलते हैं, जावन राइनो, सुमात्रन राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। सिर्फ भारत में अगर हम देखें तो ग्रेट वन हॉर्न राइनो मिलता है, इंडियन राइनो भी इसी को कहते हैं और राइनो स्पीशीज में लार्जेस्ट भी यही होता है। बाकी अगर आप प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो जावन राइनो, सुमात्रन राइनो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो क्या है, वल्नरेबल है। तीनों के तीनों अगर आप स्पीशीज देखें तो अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में इंक्लूडेड होते हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो अगर आप देखें तो शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। कहाँ मिलता है, तेराई बेल्ट में मिलता है। मोस्टली आप देखें तो असम में लिमिटेड है, लेकिन कुछ नेपाल में भी मिलता है, कुछ यूपी में भी देखने मिलता है। तो इंडो नेपाल तेराई ऑफ वेस्ट बंगाल, असम एंड सम पार्ट्स ऑफ यूपी एंड नेपाल में भी देखने मिलता है। तो असम की अगर हम बात करें तो करीबन 2640 से ज्यादा राइनो हैं, जिनमें से 2400 से ज्यादा तो बस काजीरंगा में ही हैं। तो पोबितोरा, राजीव गांधी, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, इन सब में राइनो देखने मिलता है। मानस में री इंट्रोड्यूस करवाया गया है राइनो अंडर दी, आप अगर देखें तो एक प्रोग्राम रन हम कर रहे हैं इंडियन राइनो विजन, जिसके अंतर्गत मानस में री इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो थ्रेड्स क्या है, हॉर्न के लिए इसको मारा जाता है, कीराटिन का बना होता है इसका हॉर्न, यानी जिसका बाल होता है ना वही चीज का जमा होके हॉर्न बना हुआ है। तो हॉर्न के लिए मारा जाता है। एफ्रोडिजियाक कहते हैं उसको। हैबिटेट लॉस, चाइनीज मेडिसिन में खाते हैं एफ्रोडिजियाक की तरह। हैबिटेट लॉस की समस्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही है अलग अलग जगह पे, डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं हो रही है ज्यादा, तो इन ब्रीडिंग की समस्या हो रही है। तो ये सारी समस्या है। फ्लड आता है, पूरा का पूरा काजीरंगा में कितने राइनो भी मारे जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इसी के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स भी रन किया जा रहा है। 5 राइनो रेंज नेशंस ने मिलके, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया ने मिलके न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज इन 2019 को साइन किया, जिसका उद्देश्य था कि राइनो स्पीशीज को कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इसके सिवा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके द्वारा जो राइनोज हैं भारत में, इनके डीएनए प्रोफाइल्स को मैच करवाया जा रहा है। इसके सिवा आप देखें तो इंडियन राइनो विजन है 2020, जो कि 2005 में लॉन्च किया गया था। पर्पस था कि भाई 2020 तक 3000 राइनो हो जाने चाहिए। हमने ऑलमोस्ट अटेन कर लिया है, भारत में इतना हो जाना चाहिए। और अगर आप देखें तो राइनो को रिलोकेट भी करना था, लेकिन बस अब तक मानस में ही हमने किया है। तो ये एक शॉर्टकमिंग रही है
इस इंडियन राइनो विजन की, तो बहुत जगह पे रिलोकेट इसको हम कर सकते थे। तो दोस्तों कॉम्बो एक्सटेंशन वीक के बारे में आपको बता देता हूं, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं 12 महीना 18 महीने में 3 मंथ एक्सटेंशन है सब्सक्रिप्शन की, और 24 और 36 महीने में 6 महीने की एक्सटेंशन है सब्सक्रिप्शन की। तो कॉम्बो एक्सटेंशन वीक में जो कीमत है दोस्तों, 1 साल के सब्सक्रिप्शन की कीमत है 55,516 रुपीज, 2 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 77,676 रुपीज। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। याद रखिएगा 12 और 18 महीने में आपको 3 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन एडिशनल मिलेगा, 24 और 36 महीने में आपको हम 6 महीना और सब्सक्रिप्शन देंगे, यानी 2 साल की जगह 2.5 साल, 3 साल की जगह 3.5 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। ये ऑफर बस आज भर के लिए वैलिड है, खत्म होने वाला है, तो इसका फायदा उठा लें। प्राइस राइज भी अब होने वाले हैं, तो अब वक्त और ज़ाया ना करें, जल्दी से जाएं सब्सक्रिप्शन लें। एंड अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है दोस्तों, 11 शहरों में 15 मई को हम कराने वाले हैं। ऑफलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका फायदा उठाएं और एनरोल करें। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट भी है दोस्तों नेक्स्ट संडे को, तो फायदा उठाइएगा और इसमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। इंटरव्यू प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं, आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, मींस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है। इसके सिवा 0% EMI पे आपको लोन भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स भी है मई 2022, एंड फ्री टेस्ट सीरीज भी है UPSC CSE के लिए एवरी सैटरडे 5 PM पे। मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। एंड निकालो प्रीलिम्स, अब तो बस खत्म होने वाला है। और प्लस कोर्स अगर आप देखें तो एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी की भी है। इसके सिवा प्लस टेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री की, इसका भी फायदा उठाइएगा, महिपाल सर ही करा रहे हैं। UPSC CSE बैचेस हैं 11 मई से, यानी आज से स्टार्ट होने वाले हैं। एंड अनअकैडमी रेटिंग आप देख सकते हैं बहुत हाई है, इसका फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।